इंटरनेट एक बहुत ही बड़ी जगह है जो तरह तरह की दिलचस्प पहेलियों से भरी पड़ी है। उसमें से बहुत से पहेलियां तो कभी सुलझाई नहीं जाती, पर अक्सर दुनिया भर के स्वघोषित जासूस इंटरनेट पर आपस में मिलकर बड़े बड़े राजों पर से पर्दा उठाने की मुहिम में जुट जाते हैं। और कमाल की बात है कि वो कामयाब भी होते हैं। भूतों से ग्रसित एक गेम मशीन से लेकर अनजान उत्पत्ति वाली एक तस्वीर तक जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। आज हम देखेंगे बहुत ही अजीब व गरीब पहेलियां जिन्हें रेडिट और इंटरनेट के जासूसों ने सुलझा लिया। हैरान करने वाले नोट। अगर कोई चोर आपके घर में सेंध लगाकर दाखिल होता है तो जाहिर है आपको डर रहेगा कि वो आपका टीवी वगैरह चुरा कर भाग सकता है ना कि दीवार पर पहेलियों वाले नोट्स चिपकाएगा। साल 2015 में ठीक ऐसा ही हुआ जब रेडिट यूजर ब्रैड ब्यूरी ने लोगों से कानूनी सलाह मांगते हुए अपना एक किस्सा बयान किया। अपनी पोस्ट में ब्रैड ब्यूरी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से नींद खुलने पर उन्हें अपने घर में जगह जगह छोटे नोट्स चिपके हुए मिलते हैं जिन पर मौजूद लिखावट उनकी नहीं रहती। वो नोट्स उन्हें अपने कंप्यूटर का डेटा सुरक्षित रखने जैसी मामूली सलाह से लेकर डरावने संदेश देते हैं, जैसे कि तुम्हारा मकान मालिक मुझे तुमसे बात नहीं करने दे रहा है। ब्रैड ब्यूरी एकदम अकेले रहते थे और उनके घर में दरवाजा या खिड़की तोड़कर अंदर आने का कोई भी निशान मौजूद नहीं था। उनको लगा शायद मकान मालिक ही उनको डराने की कोशिश कर रहा है, पर कारण पता नहीं क्यों। फिर एक दिन उन्होंने दोषियों को पकड़ने के लिए अपने घर में एक वेबकैम फिट कर दिया, लेकिन जब अगले दिन उन्होंने फुटेज चेक करनी चाहिए तो पाया कि सारी की सारी वीडियो फाइल्स डिलीट हो गई थी। मामले की तह तक पहुंचने के इरादे से पोस्ट पर हजारों लोगों ने कमेंट किया, पर कोई भी मामला सुलझा नहीं पाया जब तक कि कैकालॉग नाम के एक यूजर ने कमेंट में अपनी राय नहीं पोस्ट की। कैकालॉग का कहना था कि ब्रैड ब्यूरी के घर में कोई और दाखिल नहीं हो रहा था, बल्कि जगह जगह चिपके नोट्स के लिए वो खुद जिम्मेदार थे। पर कैसे? जवाब था रिश्ती हुई कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत ही जहरीली गैस है जो कुछ घरेलू उपकरणों द्वारा उत्पन्न होती है और सांस के जरिए शरीर में दाखिल होकर आपको बहुत बीमार कर सकती है। इस गैस का ना कोई रंग होता है ना कोई बू, जिसके चलते सिर्फ खास CO डिटेक्टर की मदद से इसको पता लगा सकते हैं। आपको बता दें, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का एक आम लक्षण होता है। इसमें याददाश्त का कमजोर हो जाना इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रैड ब्यूरी खुद ही नोट लिखकर भूल जा रहे थे? हो सकता है, पर फिर उन वीडियो फाइल्स को डिलीट किसने किया और वो हैंडराइटिंग अजनबी सी क्यों लग रही थी? ये पढ़कर ब्रैड ब्यूरी ने अपना कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर चेक किया और एक नई पोस्ट डाली। जी हाँ, कैकालॉग सही कह रहे थे। उनके घर में कार्बन मोनोऑक्साइड रिस रही थी, जिसके कारण उनके दिमाग में सूजन आ गई थी और वो कंफ्यूजन में खुद के लिए नोट लिखते फिरते, उसके बाद पूरी तरह से भूल जाते। मामला इतना सीरियस था कि वो खुद अपनी हैंडराइटिंग तक नहीं पहचान पा रहे थे। रही कैमरा फुटेज डिलीट होने की बात, तो बता दें कि फुटेज डिलीट नहीं हुई थी, बल्कि कैमरा में कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। पर उन पर गैस का ऐसा नशा चढ़ा था कि वे रिकॉर्ड बटन दबाना ही भूल गए थे। 10 महीने बाद उन्होंने एक नई पोस्ट डालते हुए बताया कि वे अब भी अपनी स्थिति से उभर रहे हैं, पर अब उन्हें पहले से कहीं ज्यादा आराम हो चुका है। यानी एक तरह से देखें तो कैकालॉग ने ब्रैड ब्यूरी को मरने से बचा लिया। उम्मीद करता हूँ कि अंत में ब्रैड ब्यूरी पूरी तरह से ठीक हो गए होंगे और अपने मकान मालिक पर मुकदमा ठोककर अच्छा खासा मुआवजा पाने में कामयाब रहे होंगे। अजीबो गरीब मशीन। अगर कोई मुझे करोड़ रुपए दे तो भी मैं 19वीं सदी में खंडर हो चुके किसी मानसिक अस्पताल में तो कभी ना जाऊं। लेकिन रेडिट यूजर और निडर एक्सप्लोरर बोनलेस हॉट डॉग शायद मेरी इस बात से जरा भी इत्तेफाक नहीं रखते। उनके घर से थोड़ी दूरी पर ही एक ऐसा अस्पताल था और BHD ने असल जिंदगी में हॉरर मूवी कभी नहीं देखी थी। सुबह नवंबर 2022 में उस लोकेशन पर गए जहां पर भूत प्रेत तो हो ही नहीं सकता था। वे एक खुले हुए दरवाजे से अंदर दाखिल हुए और हॉल को पार करते हुए नीचे बेसमेंट की गहराई तक उतर गए, जहां पर उन्हें कुछ ऐसा नजर आया जिसे देखकर वो अपना सिर खुजाते रहे। उस मनहूस कमरे में यह रहस्यमय चीज चुपचाप रखी हुई थी। क्या ये किसी तरह का दरवाजा था? अगर हाँ, तो फिर कहाँ जाता था यह दरवाजा? डिवाइस को गौर से देखने पर बोनलेस इस नतीजे पर पहुंचे कि यह जरूर किसी तरह की मशीन है जिसके दोनों छोर पर एक दरवाजा है जिस पर जंग खाई हुई एक गेज लगी हुई थी। उनमें से एक गेज पर अमोनिया लिखा हुआ था और हमारे एक्सप्लोरर को इससे ज्यादा कोई सुराग नहीं मिल पाया। मैं तो ये चीज देखकर बुरी तरह से डर जाता और सोचता कि ये शायद 100 मूवी का कोई डरावना सा पिंजरा है। मगर BHD की सच की तह तक पहुंचने की एकदम आतुरता की जो कोशिश थी वो काम कर गई। घर पहुंचते ही उन्होंने इस अजनबी सी मशीन की फोटोज रेडिट पर अपलोड कर दी। क्या ये किसी तरह की भट्टी थी? अगर हाँ, तो इस भट्टी में क्या डाला जाता था? जी नहीं, वो नहीं जो कि आप सोच रहे हैं। लोगों ने तरह तरह के कमेंट किए, पर सब एकदम बेकार। फिर अंत में एक होशियार बंदे ने आकर सही बात बताई।
ये कोई पिंजरा या बड़ी सी भट्टी नहीं थी, बल्कि इस मशीन को ऑटोक्लेव कहा जाता था। ऑटोक्लेव मशीन भाप और प्रेशर की मदद से अस्पताल में इस्तेमाल किए जाने वाले सामान को कीटाणु मुक्त करती है। ये वाली ऑटोक्लेव मशीन इतनी बड़ी इसलिए थी क्योंकि ये पेशेंट्स के रजाई गद्दे कीटाणु मुक्त करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। जी हाँ, इसमें मरीजों को नहीं बंद किया जाता था। रही बात गेज पर लिखे अमोनिया की, तो बता दें कीटाणु रहित करने की प्रक्रिया में अमोनिया को शामिल करने से प्रक्रिया और ज्यादा कारगर हो जाती है। यानी इस पहेली का जवाब उतना नाटकीय तो नहीं था जितना कि आप और हम उम्मीद कर रहे थे। पर मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये किसी शैतानी दिमाग द्वारा बनाई गई कोई टॉर्चर मशीन तो नहीं है। अगर आप हमारे मजेदार वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो नीचे नजर आ रहे लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबाने में बिल्कुल देर ना करें, नहीं तो क्या पता हमारा कोई बड़ा ही दिलचस्प वीडियो आपसे छूट जाए ना। आइए अब हम चलते हैं पहेलियों पर वापस। संतोषी की तलाश। 2005 में अल्टरनेट रियलिटी पर आधारित एक गेम रिलीज किया गया जिसका नाम था परप्लेक्सिटी। प्लेयर्स को कार्ड्स का एक पैकेट खरीदकर उसमें छुपी हुई पहेलियों को हल करना होता था और सुरागों का पीछा करते हुए असल दुनिया में छिपे हुए नगद इनाम तक पहुंचना होता था। आज इस गेम के बारे में गिने चुने लोग ही जानते होंगे, क्योंकि जब किसी ने पहला प्राइज जीत लिया तो गेम को बनाने वालों ने इसे आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन 2006 का एक ऐसा कार्ड था जिसे इंटरनेट पर कभी नहीं भुलाया गया। एक का 100 करोड़ नाम की इस पहेली में एक जापानी व्यक्ति की फोटो थी जिस पर जापानी भाषा में लिखा था, मुझे ढूंढो। प्लेयर्स के पास महज एक सुराग था, वो ये कि बंदे का नाम संतोषी था। कुछ लोग इस पहेली को सुलझाने में इस कदर जी जान से जुटे कि इसके लिए अलग से एक वेबसाइट बना डाली। आप सोच रहे होंगे कि इंटरनेट ने पहेली को पलक झपकते ही सुलझा कर रख दिया होगा, राइट? पर आप गलत हैं, क्योंकि साल 2000 का प्राचीन नेट आज से अलग होता था। इसलिए पहेली सिर्फ लोगों के बीच में ज्यादा फैलने पर ही हल हो सकती थी। मामले में थोड़ी सी कामयाबी तब मिल गई जब यह पता लगाया गया कि संतोषी द्वारा यह तस्वीर कैंजरबर्ग फ्रांस में ली गई थी। लेकिन फिर उसके बाद मामले में सालों तक जरा भी बढ़त नहीं मिल पाई। समय बीतता गया और लग रहा था कि यह रहस्य कभी भी नहीं सुलझाया जा सकेगा। लेकिन फिर दिसंबर 2020 में रेडिट यूजर थोमे ने पूरे के पूरे रहस्य का धागा खोलकर रख दिया। थोमे ने सतोशी की तस्वीर लेकर उसे लोगों का चेहरा पहचानने वाले एक एआई सॉफ्टवेयर में सर्च किया, जिससे उनको यह तस्वीर मिली। हाथ में बियर लेकर खड़ा ये बंदा बिल्कुल सतोशी जैसा लग रहा था और थोड़ी और छानबीन करने पर उसकी और भी तस्वीरें मिली। साथ ही उसकी कंपनी की वेबसाइट पर उसका एक पेज मिला। तो क्या यह सचमुच बंदा वही था? लोगों ने कंपनी को ईमेल लिखा और सांसें थाम कर जवाब का इंतजार करने लगे। अगले कुछ घंटे ऐसे बीते मानो जिंदगी का सबसे ज्यादा लंबा दिन हो और फिर उनको ईमेल का जवाब मिला। जी हाँ, खुद सतोशी से। यानी 14 साल पहले शुरू हुई ये तलाश आखिरकार उस दिन पूरी हो गई। सतोशी अब ये भूल चुके थे कि उन्होंने इनाम कहां छिपाया था, लेकिन 10 से ज्यादा साल बीत चुके थे, सो बंदे की कोई खास गलती तो थी नहीं। लेकिन चूंकि इस पहेली को एआई टेक्नोलॉजी से सुलझाया गया था जो कि 2006 में उपलब्ध नहीं थी, तो एक हिसाब से ये चीटिंग नहीं हुई? नीचे कमेंट बॉक्स में आकर हमको जरूर बताना। डरावना रोबोट। अगर आप साल 2010 के दशक में इंटरनेट पर अच्छा खासा समय बिताते थे तो शायद आपको आई फील फेटिस्टिक नामक वीडियो के बारे में जरूर पता होगा। जो नहीं जानते उनके लिए बता दें कि एक बड़ी ही अजीब सी वीडियो थी जिसमें एक डरावना सा रोबोट गाना गाता था। विचलित करने वाला ये वीडियो न जाने कहां से इंटरनेट पर आया और झट से वायरल हो गया और देखने वालों को बुरी तरह से डराने लगा। उस समय ज्यादातर लोगों का कहना था कि वीडियो में नजर आने वाला रोबोट किसी सनकी क्रिमिनल द्वारा बनाया गया था जो उसे अपने शिकार हो चुके लोगों के कपड़े पहनता होता था। ये तो कुछ ज्यादा हो गया यार। पर वीडियो देखने में इतना डरावना जरूर था। फिर एक दिन वो ओरिजिनल वीडियो रहस्यमय रूप से हटा दिया गया, लेकिन लोगों ने इसे फिर से अपलोड कर दिया, जहां ये सालों तक बिना किसी स्पष्टीकरण के पड़ा रहा। फिर यित्ज़ी लिट नाम के एक राइटर ने 2020 में मामले की पड़ताल करने की ठान ली। लिट ने रोबोट की वीडियो को ट्रेस करते हुए उसे रोबोट्स को समर्पित एक वेबसाइट पर पाया जो कि 2001 में बड़ी लोकप्रिय हुआ करती थी। उस समय ऐसी वेबसाइट सच में होती भी थी। वेबसाइट पर रोबोट को बनाने वाले का नाम जॉन बर्गोन पड़ा हुआ था। मामला यह था कि बिग जॉन एक ऐसा रोबोट बनाना चाह रहे थे जो मनोरंजन उद्योग में क्रांति ला सके। तारा नामक रोबोट के इस प्रोटोटाइप पर उन्होंने कुल $2000 खर्च किए, जो कि आज के हिसाब से पूरे $3400 के बराबर है। उनका इरादा था
कि बड़े पैमाने पर इस रोबोट का उत्पादन किया जाए, लेकिन चूंकि तारा को हमने दुनिया में और कहीं भी नहीं देखा, इसलिए जाहिर तौर पर उनका ये प्रोजेक्ट बुरी तरह से विफल रहा और नतीजे में तो मिली विचलित कर देने वाली एक अजीब सी म्यूजिक वीडियो और ढेर सारे सवाल। तो ये था पहेली का हल। कोई सन की किलर नहीं, बल्कि एक मामूली शख्स जो महज कुछ नया बनाना चाह रहा था। तारा हमारे लिए भले ही एक डरावनी सी चीज हो, पर अपने मालिक के लिए वो बहुत ही प्यारी रही होगी। हाउ स्वीट है ना। थैंक यू, पर मुझको तो इससे दूर ही रखना मेरे भाई। डरावने टेलीटबी। रेडिट पर कस्टर्ड इमेजेस नाम का एक पेज है जिस पर ऐसी तस्वीरें होती हैं कि देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं। उनमें से किसी तस्वीर ने मुझ पर ऐसा असर नहीं छोड़ा जैसा कि इस वाली ने छोड़ा है। जी हाँ, इस तस्वीर में टेलीटबीज की घटिया कॉस्ट्यूम पहने कुछ लोग नजर आ रहे हैं जो शायद इस बच्चे पर कोई पैशाचिक अनुष्ठान करने जा रहे हैं। यहाँ दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी की पूरी दाल काली नजर आ रही भाई। ये तस्वीर इतनी विचलित करने वाली है कि इसे इंटरनेट पर कई बार पोस्ट किया जा चुका है। साथ में तस्वीर की कहानी बयान करते हुए किस्से भी मौजूद होते थे। फिर साल 2022 में भाभी नाम के एक रेडिटर ने तस्वीर के रहस्य को सुलझाने को समर्पित रेडिट पेज पर अपलोड कर दिया, इस उम्मीद से कि शायद इसकी उत्पत्ति का पता चल जाए। और फिर पूरा का पूरा खेल बदल गया भाई। गिद्ध जैसी तेज निगाह वालों ने कहा कि बेड की डिजाइन और बगल में लगी 4th ड्रिप से पता चल रहा है कि यह अस्पताल का फोटो है। उसके अलावा दीवार पर फुटबॉल प्लेयर डेनिस बर्गकैम्प का एक पोस्टर लगा था जो ब्रिटिश टीम आर्सेनल में 1995 से 2006 तक खेला करते थे। इस जानकारी से तो यही पता चल गया कि यह तस्वीर यूनाइटेड किंगडम में 90 के दशक में ली गई थी। इससे प्रेरित होकर यूट्यूबर स्केयर थिएटर ने अपनी खुद की पड़ताल शुरू की और रिवर्स इमेज सर्च से पता चला कि फोटो सबसे पहली बार कब अपलोड की गई थी। इसे पहली बार रेडिटर JF 1984 ने अपलोड किया था, जिसने उसे एक अस्पताल की दीवार पर टंगे देखा था, जिसके नीचे कैप्शन पड़ा हुआ था, यहां विजिट करने वाले सेलिब्रिटी। उसे यह तस्वीर इतनी अजीब लगी थी कि उसने इसका एक फोटो क्लिक किया और इंटरनेट पर अपलोड करके भूल गया। और बाकी बातें तो फिर इतिहास है। यानी तस्वीर में नजर आ रहे लोग राक्षसी प्रवृत्ति के नहीं, बल्कि वे बच्चों को खुश करना चाह रहे थे। पर तब उनके इस प्रयास का असर शायद एकदम उल्टा ही रहा था। जमीन पर विशालकाय पैटर्न। एक बार मुझे अपने टॉयलेट में एलियन गतिविधि के सबूत मिले थे, और अगर FBI मुझ पर नजर ना रख रही होती तो मैं आपको इसके बारे में और बताता। लेकिन जब रेडिट यूजर रोबो66 गूगल मैप की मदद से हैम्पशायर दक्षिण इंग्लैंड का इलाका खंगाल रहे थे, तो उन्हें एलियंस की गतिविधियों के सबूत मिलने की जरा भी उम्मीद नहीं थी। रोबो ने साल 2022 में खुले हुए खेतों पर बने हुए ये विशालकाय और अजीबोगरीब पैटर्न देखे, जिससे वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे थे। और कहीं ये फसल की कटाई से बने हुए पैटर्न तो नहीं है, पर ऐसा कुछ पहले तो कभी नहीं देखा गया। क्या ये एलियंस के लैंड होने का कोई पुख्ता सबूत था? सच तक पहुंचने के लिए रोबो ने वही किया जो आज का कोई भी शख्स करता, तस्वीर खींचकर पहेली को रेडिट पर डाल दिया। आपको जानकर हैरानी होगी, बहुत जल्दी ये साबित हो गया कि ये कोई एलियन लैंडिंग साइट की फोटो नहीं थी। असल में बहुत ढेर सारी ट्रायल ट्रेंचेज हैं। जब भी कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू होता है तो देखा जाता है कि उस जगह पर कोई पुरातात्विक अवशेष न मौजूद हो। अगर जमीन के नीचे प्राचीन कलाकृतियां या अवशेष मौजूद हुए तो वो हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे। इसलिए जमीन में खाइयां खोदकर ये सब चेक किया जाता है। लेकिन इस जगह पर ऐसी खाइयां इतनी ढेर सारी हैं कि देखकर लगता है मानो उन्हें यहाँ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलने की उम्मीद रही होगी। पता नहीं उनको कुछ मिला भी था या नहीं। तभी एक दूसरे राइटर ने ठीक उसी जगह पर एक बड़ा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जाने के प्रपोजल का पता लगाया, जिससे साफ हो गया कि उस जगह पर खुदाई आखिर क्यों की जा रही थी। यानी इसमें एलियंस का कोई भी रोल नहीं था। हाँ, अगर ये सब सिर्फ सच को दबाने के लिए किया जा रहा हो तो फिर बात कुछ अलग है। गीडिस। कमर कस लीजिए, क्योंकि हम आपको एक हैरत अंगेज यात्रा पर ले चलने वाले हैं, जहां पर आपको अजीबोगरीब प्राणी देखने को मिलेंगे। साल 2017 में कॉमेडियन नेट बर्नाल्ड इंटरनेट पर अपने कलेक्शन के लिए कुछ पुरानी पिन्स तलाश रहे थे, जब उन्हें बड़ी अजीब से दिखने वाली ये पिन नजर आई, जिसका नाम था गीडिस। फर्नाल्ड ने इसके बारे में पहले कभी भी नहीं सुना था और न जाने क्यों इसके प्रति आकर्षित होने लग गए। उन्होंने इसके बारे में गूगल पर भी सर्च किया और वो पिन बेचने वाले से भी इसके बारे में जानना चाह रहे थे, लेकिन कहीं पर भी कुछ भी पता नहीं चला। अब फर्नाल्ड की दिलचस्पी और ज्यादा बढ़ती जा रही थी, सो उन्होंने अपनी पिन की एक फोटो ली और लोगों की सलाह के लिए ट्विटर पर डाल दिया।
गीडिस की हकीकत न जान पाना उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। जल्द ही गीडिस इंटरनेट के और भी लोगों के होशो हवास पर छा गया और इस पहेली के ना सुलझने के कौतूहल में गीडर्स सच की तलाश में निकल पड़े और रेडिट पर खास इस काम को समर्पित एक पेज भी बना दिया गया। इस तलाश में लोगों की दिलचस्पी इतनी ज्यादा बढ़ती गई कि जल्दी ही इंटरनेट के हजारों जासूसों ने मामले को अपने हाथों में ले लिया और फिर एक रेडिट यूजर को आखिरकार एक सुराग मिल ही गया। उसने एक कार्टून शीट ढूंढ निकाली जिस पर गीडिस समेत और भी कई अजीब और गरीब कैरेक्टर बने हुए थे। शीट के ऊपर लिखा था द लैंड ऑफ टा, मानो किसी गुमनाम फैंटेसी फ्रेंचाइजी का पोस्टर हो। वहीं स्टिकर पर नीचे मौजूद लिखावट से उनको ये बात पता चल गई कि इन स्टिकर्स को डेनिसन नाम की एक पेपर ब्रांडिंग कंपनी द्वारा साल 1981 में बनाया गया था। सो इंटरनेट के जासूस कंपनी के किसी भूतपूर्व एम्प्लॉय से संपर्क साधने में जुट गए, लेकिन पता चला कि यह कंपनी अब नई कंपनी में विलय कर चुकी थी और विलय से पहले वाले किसी एम्प्लॉय को ढूंढना एकदम असंभव सा लग रहा था। डेनिसन कंपनी फ्रेमिंघम मैसाचुसेट में स्थित थी। सो लोगों ने फ्रेमिंघम हिस्ट्री सेंटर से जानना चाहा कि क्या उनके पास कोई जानकारी मौजूद थी और जब संस्था ने जवाब दिया तो खबर अच्छी थी। संस्था के रिकॉर्ड रूम में डेनिसन के बहुत सारे स्टिकर शीट मौजूद थे जिनमें द लैंड ऑफ टा वाली शीट भी शामिल थी, यानी ये कार्टून पूरी तरह से असली थे। सेंटर ने गीडर्स को डेनिसन के कुछ पुराने एम्प्लॉयज का कॉन्टैक्ट दिया जिनकी याददाश्त तो थोड़ी धुंधली हो गई थी, पर उन्हें इतना याद था कि इन कार्टून्स को सैम पेट्रोची नाम के आर्टिस्ट ने बनाया था। अफसोस कि सैम अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनके बच्चे खुशी खुशी मदद को राजी हो गए। उन्होंने अपने डैड की पुरानी फाइल निकाली जिसमें से स्टिकर का ओरिजिनल स्केच भी मौजूद था। वाह भाई, यानी केस क्लोज्ड? जी नहीं। सवाल यह है कि इन कैरेक्टर्स को आखिर बनाया क्यों गया। गीडिस और द लैंड ऑफ टा के बारे में लगभग कोई नहीं जानता, पर एम्प्लॉयज में भी कंपनी द्वारा ऐसा कोई पिन बनाए जाने से इनकार कर दिया गया। तो फिर वो भला था कौन जिसने एक गुमनाम से कार्टून कैरेक्टर पर आधारित कोड पिन बनाने का कष्ट उठाया होगा? आपका क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में आकर हमें अपनी राय जरूर दें। पॉलीबियस। वीडियो गेम कंसोल का जमाना शुरू होने से पहले लोगों को गेम खेलने के लिए अपने घरों से निकलकर वीडियो गेम पार्लर तक जाना पड़ता था। यानी गेम खेलने के लिए भी मेहनत भैया, फिर गेम पार्लर का भी अपना एक अलग ही मजा होता था, क्योंकि आपको पता नहीं होता था अंदर कौन सा गेम आपको मिल जाए। बस इतना शुक्र मनाइए कि आपको पॉलीबियस नहीं मिला। पॉलीबियस 1981 के दौर का एक अजीब सा वीडियो गेम आर्केड था जो खेलने वालों पर बहुत ही बुरा असर छोड़ता था। कहते हैं इसे खेलने वालों को मिर्गी के दौरे, बुरे सपने और मति भ्रम जैसी समस्याएं झेलनी पड़ती थी और मुझे लगता था कि वीडियो गेम खेलने से सिर्फ दिमाग पर ही असर होता है। कहा जाता कि मशीन के आसपास काले सूट वाले बंदे टहलते रहते थे जो प्लेयर्स के जाने के बाद मशीन द्वारा इकट्ठा किया गया डेटा चेक करते थे। ये लोग वीडियो गेम में भला ऐसी कौन सी जानकारी ढूंढते थे? फिर रिलीज के महज 1 महीने के बाद ही यह रहस्यमय मशीन बिना किसी सुराग के हमेशा के लिए न जाने कहां पर गुम हो गई। दशकों बाद साल 2017 में यूट्यूबर एहॉय ने पहेली को जड़ से सुलझाने का जिम्मा उठाया। उन्होंने इंटरनेट पर गेम की जानकारी तलाशनी शुरू कर दी, जिस सिलसिले में वो coinop.com नाम की एक वेबसाइट पर पहुंचे। इस साइट पर तरह तरह के आर्केड गेम्स का डेटा मौजूद था और ये शायद इंटरनेट पर पॉलीबियस का पहला उल्लेख था। वेबसाइट को कर्ट कॉलर नाम का एक आदमी चलाता था और गेमिंग मैगजीन गेम प्रो के एक भूतपूर्व लेखक की माने तो कर्ट ने उसे 2003 में पॉलीबियस के बारे में बताया था। इसके बाद जब उस लेखक ने पॉलीबियस के बारे में अपनी पत्रिका के एक अंक में छापा तो इस गेम की बातें इंटरनेट पर जंगल में आग की तरह फैली। एहॉय ने कर्ट से संपर्क साधना चाहा पर उन्होंने मिलने से मना कर दिया, लेकिन सारी बातें इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि कर्ट ने पॉलीबियस की बातें जानबूझकर फैलाई थी ताकि उनकी वेबसाइट पर आने वाला ट्रैफिक बढ़ जाए। यानी हकीकत में पॉलीबियस का कोई वजूद ही नहीं था। फिर क्या पता कर्ट सच भी बोल रहा है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि काले सूट वाले बंदों ने उनको डरा धमका कर अपना मुंह बंद करने के लिए कह दिया। म्यूटेंट राक्षस। भले ही मुझे हॉरर मूवीज बहुत पसंद है, पर मैं जानता हूं कि वायरस संक्रमित राक्षस वगैरह हकीकत में नहीं होते हैं ना। लेकिन जब रेडिट यूजर पीबीजे बर्गर 2019 की एक सुबह अपनी लॉन में टहलने के लिए निकले तो उनका ये यकीन बुरी तरह से हिल गया। उन्होंने पाया उनकी कुर्सी के इर्द गिर्द अजीब सी चीज मंडरा रही थी। ये आखिर है कौन सी भला? ये विचित्र प्राणी किस बोतल के ढक्कन से जितना बड़ा था? और पीबीजे ये जानने के लिए उतावले हो रहे थे किससे कोई खतरा हो सकता है या नहीं। तो फिर उन्होंने वही किया जो आपको अंदाजा लगा रहा होगा।
फोटो खींचकर रेडिट पर डाल दी। पोस्ट बहुत जल्दी वायरल हुई और ज्यादातर कमेंटेटर भी इसे देखकर पीबीजे जितने ही हैरान परेशान हुए। लेकिन एक बंदा इस प्राणी को पहचान गया। गैस कर सकते हैं क्या आप? नहीं, असल में ये एक मौत का लार्वा है। सटीक तौर पर कहें तो हैग मौत का लार्वा। और भले ये डरावना लगता हो, पर इससे इंसानों को जरा भी खतरा नहीं होता है। कम से कम आमतौर पर तो नहीं होता। ये लार्वा सीधे तौर पर तो कोई नुकसान नहीं कर सकते, लेकिन इनके शरीर पर रक्षात्मक कांटे उभरे होते हैं जो आपकी त्वचा में बड़ी जलन पैदा कर सकते हैं। सो आप उन्हें उनके हाल पर ही छोड़ दें तो फिर आपको कुछ भी नहीं होने वाला। यानी इस बार मॉन्स्टर पकड़ने वालों को बुलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। नरक का दरवाजा। साल 2020 में रेडिट यूजर जेरी कैट 88 ने रेडिट के एक पेज पर अजीबोगरीब सी तस्वीर पोस्ट की। उन्होंने फ्रांस के बियाट्रिज में बनी हुई एक सी वॉल में अजीब सा दिखने वाला एक दरवाजा नोटिस किया। जाहिर है जेरी ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि दरवाजा सचमुच बहुत ही संदिग्ध लग रहा था। इसे भला कौन इस्तेमाल करता होगा? कहीं दरवाजे के पीछे कोई खतरनाक प्राणी तो घात लगाकर नहीं बैठा जो वहां जाने वाले लोगों को दबोच लेता हो। शुक्र है कि ऐसा कुछ भी नहीं था और जल्दी रेडिट वालों ने दरवाजे की हकीकत खोलकर रख दी। आपके कौतूहल को कम करते हुए बता दें कि नरक में जाने वाला कोई दरवाजा नहीं बल्कि एक टाइड गेट है। आप पूछेंगे ये क्या होता है, तो बता दूं कि टाइड गेट्स को समुद्री इलाकों में बाढ़ रोकने के लिए जरूरत के हिसाब से खोला और बंद किया जाता है। इन दरवाजों के पीछे एक बड़ी सी जगह बनी होती है जहां पर तूफान के दौरान आने वाला एक्स्ट्रा पानी जाकर इकट्ठा होता है। सड़कों पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। सिंपल है ना? लेकिन फिर भी मेरा डर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। सोचिए अगर आप वहां मौजूद हों और अचानक से पानी भरने लग जाए तो फिर क्या होगा भाई? अजीब सी डिवाइस। मुझे कार की सर्विसिंग कराना जरा भी पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें ढेर सारा पैसा और समय खराब होता है। लेकिन जब कैलिफोर्निया में रहने वाले रेडिटर खालिद अपने दोस्त यासिर के साथ साल 2017 में एक मैकेनिक के पास गए तो उन्हें कुछ बहुत ही विचलित करने वाला नजर आया। यासिर की कार के एग्जॉस्ट के पास ये अजीब सी डिवाइस लगी थी। खालिद के दिमाग में तुरंत ही ख्याल आया कि कोई ट्रैकिंग डिवाइस है, लेकिन जब उन्होंने इसे दोस्तों को दिखाया तो उनका कहना था कि ये कोई बॉम्ब है। परेशान होकर खालिद ने रेडिट का युग किया, पूरा मामला बताते हुए डिवाइस की एक फोटो अपलोड कर दी। असल में एफबीआई वाले यासिर पर नजर रख रहे थे और कारण था उनके स्वर्गवासी पिता। उन्हें यह तो नहीं पता कि ऐसा हो क्यों रहा था, पर उनका मानना था कि उनकी वजह थी उनके पिता का एक मुस्लिम नेता होना। एफबीआई ने एक बार यासिर से संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन जब वो वकील वगैरह बुलाने लगे तो संस्था पीछे हट गई। तो क्या एफबीआई वाले चोरी छिपे उनका पीछा कर रहे थे? रेडिट वालों ने जल्दी ही डिवाइस को पहचान लिया और खबर अच्छी नहीं थी। जो कि उनको डर था, ये एक गार्जियन जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस था। ये डिवाइस केवल सरकारी सुरक्षा एजेंसीज को ही बेची जाती है। सो इतना तो पक्का था कि इसके पीछे एफबीआई वालों का ही हाथ था। दोनों को अब समझ नहीं आ रहा था कि करें तो करें क्या, लेकिन उनको ज्यादा देर नहीं सोचना पड़ा। पोस्ट डालने के महज 48 घंटे के भीतर एफबीआई वाले उनके घर आए और यासिर से डिवाइस वापस मांगने लगे। मामला यह था कि खालिद द्वारा रेडिट पर किए गए एक कमेटी के कारण उन पर नजर रख रहे थे लोग। उनकी माने तो खालिद चरमपंथी भावनाओं को बढ़ावा दे रहे थे। लेकिन ये मामले को बढ़ा चढ़ाकर बताना हो रहा है ना, लेकिन हकीकत में उन्होंने शॉपिंग मॉल सुरक्षा को लेकर बस एक छोटा सा कमेंट किया था। इसके चलते यासिर को भी ट्रैक किया गया, क्योंकि वो खालिद के जाने माने दोस्त थे। यासिर इस प्रकरण से बहुत नाराज हुए और एफबीआई पर मुकदमा करना चाह रहे थे, पर वो कामयाब नहीं हो पाए। उम्मीद है डिवाइस लगाने वाले अधिकारियों को कम से कम थोड़ी सी डांट डपट तो जरूर लगाई गई होगी, पर इसकी भी संभावना कम ही है। क्या आपने इस आदमी को देखा है? जनवरी 2006 से अब तक दुनिया भर में हजारों लोग कथित रूप से इस आदमी को सपने में देख चुके हैं। कभी ये बंदा ख्वाब में अच्छी चीजें करता है और कभी कभार शैतानी हरकतें, लेकिन हर सपने में आदमी एग्जैक्टली वही होता है। तो सवाल ये उठता है, क्या आपने भी कभी इस आदमी को सपने में देखा है? साल 2008 में एक वेबसाइट आई जिसने दुनिया भर से ठीक यही सवाल पूछा और साइट पर इस आदमी को सपने में देखने का दावा करने वाले ढेर सारे लोगों के बयान भी पड़े हुए थे। कुछ समय के बाद दुनिया भर के अलग अलग शहरों में ये पोस्टर नजर आने लगे जिस पर यही विचलित करने वाली तस्वीर और सवाल लिखा होता था। क्या किसी और को भी मामला थोड़ा सा अजीब लग रहा है? लॉन्च होने के करीब 1 साल के बाद यह रहस्यमय वेबसाइट अचानक से वायरल होने लगी। इस वेबसाइट को अब पहले से कहीं ज्यादा लोग देख रहे थे और आगे यह किस्सा और ज्यादा अजीब होने वाला था। करीब 10,000 लोगों ने कंपनी को ईमेल लिखते हुए इस आदमी से जुड़े अपने अनुभव बताए और इस शख्स की पहचान जानने का बुखार दुनिया भर में तेजी से फैला।
लेकिन फॉर्च्यून जैसी वेबसाइट के यूजर्स मामले को सवालिया निगाहों से देख रहे थे, क्योंकि उन्हें पूरा मामला गड़बड़ लग रहा था। तो उन्होंने कुछ हैकिंग वगैरह करते हुए वेबसाइट पर रिवर्स आईपी सर्च किया, जिससे उनको पता चल गया कि वेबसाइट गोरिल्ला मार्केटिंग करने वाली एक दूसरी वेबसाइट से जुड़ी हुई थी। गोरिल्ला मार्केटिंग का मतलब होता है किसी प्रोडक्ट का प्रचार करना, इस तरह से करना कि लोग जान ना पाए कि कोई प्रचार हो रहा है। कहीं ये आदमी भी किसी ऐसी मार्केटिंग की ट्रिक का हिस्सा तो नहीं था? ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पर बात कंफर्म करने के लिए कोई सबूत मौजूद ही नहीं थे। फिर अगले साल 2010 में कहानी में एक और जबरदस्त मोड़ आया, जब वेबसाइट को बनाने वाले ने दुनिया के सामने आते हुए अपनी पहचान खोल दी। इटालियन समाजशास्त्री और मार्केटर एंड्रिया नडेला ने गौर किया कि लोगों का इस प्रोजेक्ट को लेकर शक बढ़ता जा रहा था। सो उन्होंने ना सिर्फ इसके लिए जिम्मेदार होने की बात स्वीकारी, बल्कि यह भी बताया कि पूरा मामला एक स्टंट का था। उस रहस्यमय आदमी का स्केच नडेला के पिताजी पर आधारित था और वेबसाइट पर आने वाले लोगों के वो रिव्यूज भी पूरी तरह से झूठे थे। हैरानी की बात तो यह है कि नडेला ने यह कभी नहीं बताया कि प्रोजेक्ट आखिर किस चीज का प्रचार करना चाह रहा था, और न ही वेबसाइट को कभी अपडेट किया था। यह इंटरनेट से हटा गया। इनफैक्ट बहुत से लोग अब भी मानते हैं कि यह आदमी वाकई में एग्जिस्ट करता है, जो सच में बहुत ज्यादा परे नहीं है। जब यह स्टंट शुरुआत में वायरल हुआ तो नडेला को ईमेल लिखने वाले 10,000 लोगों में से सभी तो झूठ नहीं बोल रहे होंगे। हो सकता है बहुतों ने इस आदमी को सचमुच सपने में देख लिया हो, पर ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ होगा क्योंकि पहले उस स्केच ने उनके दिमाग को प्रभावित किया होगा। मुझे बात अब भी विचलित करती है। अब तक हमें यह नहीं पता चल पाया कि नडेला आखिर किस चीज का प्रचार कर रहे थे। मुझे तो नहीं लगता कि इस बंदे की शक्ल किसी नए ओट्स ब्रांड का लोगो हो सकती है ना? काल यात्रा करने वाले टूरिस्ट। अगर इंटरनेट पर हर बार असली काल यात्रा का जिक्र होने पर मुझे एक सिक्का मिलता, तो अब तक मैं हवाई में किसी बड़े से महल में बैठा होता, ना कि यूट्यूब वीडियो बना रहा होता। फिर भी अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, उसने मेरे जैसे बंदे को भी भैया रुककर सोचने पर मजबूर कर दिया। यूट्यूब पर साल 2011 में पोस्ट की गई एक मामूली सी वीडियो अपलोड हुई, जिसमें चार्ली चैपलिन की 28 में रिलीज हुई एक मूवी के प्रीमियर का दृश्य था। लेकिन ये मामूली से ड्रेस का वीडियो देखते देखते एक बेहद रोमांचक और सस्पेंस भरी कहानी में तब्दील हो जाता है, जब प्रेम में एक महिला दाखिल होती है, हाथ में मोबाइल पकड़े हुए। ये चीज भला और क्या हो सकती है। इतनी नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध की भी एक पुरानी तस्वीर 2022 में इसी कारण से वायरल होने लगी। ये फोटो रिक्जाविक आइसलैंड में 1943 में ली गई थी, जिसमें कुछ अमेरिकी सैनिक एक दूसरे से बात करते हुए नजर आ रहे थे। पर रुक जाओ, ये बंदा कौन है? जी हाँ, हल्के रंग का कोट पहने खड़ा ये बंदा हाथ में मोबाइल लिए हुए प्रतीत हो रहा है। ये देखकर इंटरनेट की जनता मानो पागल होने लगी कि लोग आखिर थे कौन? क्या वो सचमुच में काल के यात्री थे? कुछ लोगों ने इसे छोटा रेडियो बताकर मामले को नकारना चाहा, लेकिन पोर्टेबल रेडियो का आविष्कार 1941 में हुआ था। तो चार्ली चैपलिन वाली क्लिप में वो आया कहां से? कुछ ने कहा कि ये एक ईयर ट्रम्पेट था, जो कम सुनने वालों के लिए एक हियरिंग डिवाइस था, लेकिन तस्वीर में दिख रहे डिवाइस बहुत ही छोटे हैं। तो क्या ये लोग सचमुच में काल यात्री हैं? शायद नहीं। बहुत से कमेंट करने वालों ने कहा कि जाहिर तौर पर यह डिवाइस ईयर ट्रम्पेट के मुकाबले बहुत छोटी थी, पर फिर भी ये सुनने में मदद करने वाली कोई डिवाइस ही थी। मेरे हिसाब से ये कार्बन की एक छोटी सी डिवाइस थी, जिसे साल 1924 में पेटेंट करवाया गया था। माना कि यह दावा साबित करने के लिए कोई पुख्ता सबूत मौजूद नहीं है, पर फिर भी ये काल यात्रियों वाले दावे से तो कहीं ज्यादा लॉजिकली लगता है। यानी ये बंदे कोई काल यात्रा करके नहीं आए, बल्कि बेचारों को थोड़ा सा ऊंचा सुनाई देता था। डॉक्टर हु सेड दैट है। रहस्यमय सीढ़ी। मैंने ये पाया कि अगर किसी चीज के बारे में मुझे कम जानकारी होती है तो मुझे उससे उतना ही ज्यादा डर लगता है। क्लिप 11BX1371 भी एक ऐसी चीज है। जी हाँ, मैंने बोर्ड पर कुछ यूं ही टाइप नहीं कर दिया है, बल्कि ये एक विचलित कर देने वाली डीवीडी का नाम है, जो जॉनी क्रबिशर को 2015 में डाक में भेजी गई थी। जॉनी स्वीडन के टेक ब्लॉग गैजेट जीडी के एडिटर हैं। आप भी इस पर एक नजर डालिए। अगर ये देखकर आप पूरी तरह से नहीं डरे हैं तो आप वाकई में बहादुर हैं। पूरी की पूरी वीडियो में बस यही अजीब से दृश्य विचलित करने वाली आवाजें हैं। अब प्लेग डॉक्टर की पोशाक पहने यह बंदा नजर आता है। फुटेज देखकर जॉनी भी थोड़ा बहुत डर गए थे, क्योंकि उन्होंने गौर किया कि वीडियो महज कोई प्रैंक नहीं था, बल्कि इसमें कोडेड मैसेजेस भी छिपे थे। इस वीडियो में कई जगह अजीबोगरीब चिन्ह और लिखावट नजर आ रहे थे। अब प्लेग डॉक्टर के हाथ पर जल बुझकर लाइट लगी हुई थी, जो
मोर्स कोड के हिसाब से जलो बुझ रही थी। परेशान होकर जॉनी ने वीडियो को नेट पर पोस्ट किया और इंटरनेट के जासूस पलक झपकते ही पड़ताल में जुट गए, क्योंकि बहुत से सवालों का जवाब खोजा जाना था। एक कोड के सुलझाने पर वो व्हाइट हाउस का जीपीएस कोऑर्डिनेट निकला। वहीं मोर्स कोड का मतलब था राष्ट्रपति जॉन को खतरा है। बाप रे, रहस्य और भी गहरा गया जब एक होशियार एडिटर ने एक सॉफ्टवेयर यूज करते हुए क्लिप के ऑडियोज को ईमेल में तब्दील कर डाला, जिससे मिला ये दृश्य। जी नहीं, ये जरा भी डरावना नहीं है ना। जॉनी की जगह अगर मैं होता तो इतना सब होने पर सीडी कोड कर फेंक देता और देश छोड़कर भाग जाता, लेकिन नहीं। जॉनी इंटरनेट के जासूसों के साथ काम में जुटे रहे और उनमें से एक ने यह पता लगा डाला है कि क्लिप को किस जगह फिल्माया गया। क्लिप को वारसा के दक्षिण में स्थित एक पुराने अस्पताल में शूट किया गया था, लेकिन वीडियो में छुपे कोड सुलझाने और उसकी शूटिंग लोकेशन का पता चलने के बाद भी मामला को समझ में नहीं आ रहा था कि इसको किसने शूट किया और क्यों किया। अफसोस कि शुरुआती क्रेज खत्म हो जाने तक किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। फिर एक दिन पार्कर वार्नर राइट नाम के एक आदमी अचानक से सामने आता है और दावा करता है कि वीडियो उसने बनाया। इस वीडियो को बनाने का झूठा दावा पहले कई लोग कर चुके थे, लेकिन इस वाले में दम था। अपने दावे को साबित करने के लिए राइट ने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो का एक सीक्वल भी रिलीज किया, जिसका नाम था 11B31369, जिसमें फिर से वही प्लेग डॉक्टर नजर आ रहा था, जिससे साबित हुआ कि वीडियो को वाकई राइट ने बनाया। उनका कहना था यह महज उनके द्वारा सोचा गया एक तरह का अनोखा आर्ट प्रोजेक्ट था, पर साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उसमें एक मैसेज छिपा हुआ था जिसे आज तक कोई नहीं खोज पाया। अगर आपको जरा भी अंदाजा हो कि वो मैसेज आखिर क्या हो सकता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलती फिरती लाशें। मुझे पूरा यकीन है कि हर किसी ने ज़ॉम्बी का हमला होने पर अपनी जान बचाने का कोई ना कोई प्लान सोचा होगा। कितना मजेदार है ना। आखिरकार ऐसा कुछ हकीकत में हो ही नहीं सकता, राइट। मई 2021 में घटी विचलित करने वाली एक घटना देखकर सिएटल वासियों को लगने लगा कि ऐसा सच में हो सकता है। किसी टिकटॉक यूजर ने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें एक डरावनी सी दिखने वाली औरत चीखते चिल्लाते हुए लड़खड़ाकर आगे बढ़ रही थी। यह है क्या भाई। इस डरावनी क्लिप ने पूरे इंटरनेट को झकझोर के रख दिया और टिकटॉक पर एक लंबी चौड़ी बहस छेड़ दी। कुछ लोगों ने कहा कि ये कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि कोई बीमार औरत है जिसकी मदद की जानी चाहिए। वहीं कुछ ने कहा कि उस औरत पर किसी प्रेत आत्मा का साया है। जी हाँ, कुछ लोगों ने यह भी कहा कि पक्का ये ज़ॉम्बीज़ के एक बड़े हमले की शुरुआत है। कई दिन बीत गए पर हैरानी की बात यह है कि इस बारे में कोई भी खबर नहीं छपी, न ही टिकटॉक की तरफ से कोई आधिकारिक बयान दिया गया। लेकिन इंटरनेट की जनता को तो जवाब चाहिए था, सो उन्होंने मामले की पड़ताल का जिम्मा खुद उठाया और एक औरत की एक दूसरी क्लिप वायरल करवाई जिसमें कुछ पुलिस वालों ने उसको रोककर पूछताछ की, फिर गिरफ्तार किया। हमारे खिलते जासूसों को यह पता था कि पुलिस वालों की बॉडी पर एक कैमरा होता है, सो अगर किसी तरह उस दिन की फुटेज उनको मिल जाए पूरी तरह से साफ हो जाएगा मामला आखिर क्या था। यूट्यूब रेबिका एमएस ने ठीक ऐसा ही किया। फुटेज मांगते हुए पुलिस वालों को एक एप्लीकेशन लिख डाला। कुछ महीने के बाद फुटेज उनके घर आई। मैं आपको फुटेज तो नहीं दिखा सकता क्योंकि इसके लिए मनाही है, पर उसे देखने का एक बड़ा खुलासा हुआ। शुरू में औरत के लिए फिक्रमंद लग रहे लोग और पुलिस वाले अचानक से उस पर नाराज होने लगे क्योंकि असल में उस औरत ने मेकअप पहन रखा था। सही सुन रहे हो। आगे पड़ताल करने पता चला ये किम्बरली कसाई नाम की एक औरत थी और ये पूरा का पूरा नाटक कोविड वैक्सीन के प्रति विरोध जताने का तरीका था। मुझे लगता है वो कहना चाह रही थी कि कोविड वैक्सीन लोगों को ज़ॉम्बी जैसा बना देगी, पर लोग किम्बरली से बहुत नाराज हुए क्योंकि उसने पुलिस का कीमती समय बर्बाद किया और लोगों को गुमराह किया। नतीजे में उसे अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट बंद करने पड़े। मैं कहूँगा ठीक ही हुआ। वैसे इस औरत और उन ज़ॉम्बीज में एक बात कॉमन जरूर है, दोनों की खोपड़ी में भेजा नहीं है। इतनी ढेर सारी पहेलियों के बारे में बताकर मैं तो भैया थक गया। इनमें से कौन सी पहेली ने आपको सबसे ज्यादा चौंका है? इंटरनेट पर और भी ऐसी कहानियां मौजूद हैं जिन्हें आप हमारी वीडियो में देखना चाहेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।